गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 10th क्लास जिसमें हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रीड आउट कर चुके थे और उसके जो नोट्स थे हमारे पास, जो नोट्स में बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, एक्सप्लेनेशन दे दी थी। और उसके बाद मैंने आपको जो पिछली वीडियो दी थी उसमें लघु उत्तरात्मक जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उनके मैं आपको 12 क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर से एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हम आगे जो हमारा जो ये क्वेश्चन आंसर का प्रोसीजर है इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमारा 13 क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें अभी कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है। तो उनमें हमारा 13th क्वेश्चन है वो है सविनय आंदोलन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। देखो, हमने सविनय आंदोलन पढ़ा था, उसकी जो कुछ सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशन थी। तो उसमें कौन कौन सी लिमिटेशन थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने जैसे एक्सप्लेनेशन दी थी, ये हमारा लास्ट जो पोर्शन था उसके अंदर जो फोर्थ टॉपिक था, फोर्थ टॉपिक से पहले 3.2 या 3 के अंदर ये टॉपिक था हमारा। तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि एक तो मुस्लिमों के बारे में पढ़ा था कि जो मुस्लिम थे वो क्या सोच रहे थे कि जो कांग्रेस की पार्टी है ये हमारा समर्थन नहीं कर रही है, हिंदुओं की सरकार है, और उसी की वजह से वो दूरी बनाए हुए थे, किनारा कर रखा था उन्होंने इस आंदोलन से। दूसरा था दलितों का। अब दलित समूह भी जो था वो भी इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी अनदेखी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। तो ये दो कारण थे इसकी सीमा के। अब चाहे आप जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग लर्न कर लो, चाहे आप नोट्स को रीड कर लो, दोनों बातें सेम होगी। देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आंसर एज इट इज़ जो नोट्स में दिया हो वही राइट करना है, नहीं। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है बेटा तो आप अच्छे से लिख सकते हो, उसके बारे में बड़ी अच्छे से लिख सकते हो, बहुत अच्छा लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि नोट्स में जो सेंटेंसेज हैं वो नहीं यूज़ किए, आपने अपनी तरफ से यूज़ कर लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, अगर आपने कंटेंट लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पूछा गया उसके बारे में, अब पूछा सविनय आंदोलन के बारे में और लिख दोगे आप असहयोग के बारे में, तो देखो फिर तो मिस्टेक है। लेकिन सविनय आंदोलन जो क्वेश्चन पूछा है पॉइंट टू पॉइंट आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेकंड क्वेश्चन है हमारा दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कि जो सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चलाए थे 2-3 जगह को लेकर स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में वैसे तो 1915 में भारत आ गए थे वो, लेकिन तभी उन्होंने कोई आंदोलन वगैरह नहीं किए। उन्होंने कुछ टाइम भारत का दौरा किया, देखा कि यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं, कैसा माहौल है। फिर 16-17 का या 18 का जो ईयर था, इसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने अपना कामकाज शुरू किया। इसमें जो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहले तो वो बिहार का जो चंपारण था वहाँ का आंदोलन किया था इन्होंने। वहाँ दमनकारी जो बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संगठित किया और संघर्ष के लिए प्रेरित किया। मीन्स वहाँ पर जो बागान थे, बागानों में काम करने वाले मजदूर थे, उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा था। उस शोषण से बचाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। एक खास बात इसकी और बता देता हूँ, इसमें इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिन्हें बिहार के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये जो हैं राजेंद्र प्रसाद जी, ये उनके साथ थे इसमें। तो इन्होंने इन दोनों ने मिलकर वहाँ वकालत का काम किया और उनको न्याय दिलवाया था, जो बागान के मजदूर, जो श्रमिक थे, वहाँ पर किसान थे। दूसरा था 1900 जो गुजरात का खेड़ा गांव था, गुजरात के खेड़ा ज़िले के किसानों की सहायता के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। गुजरात के जो खेड़ा गाँव के अंदर जो किसान थे, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पर प्रॉब्लम थी नील की खेती की प्रॉब्लम थी। मेनली नील की खेती को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। इससे एक तो ज़मीन का नुकसान होता था, ज़मीन जो है कई सालों तक कोई और फसल उगाने में सक्षम नहीं रह सकती थी, तो इस वजह से था। और दूसरा था अहमदाबाद वाला, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक बीमारी की वजह से अहमदाबाद के जो कारखाने में मज़दूर थे, वो सूती कपड़ा जो कारखाना था, वहाँ से मज़दूर सभी लगभग भागने लग गए थे। तो जो थोड़े बहुत मज़दूर बचे हुए थे, मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह दूंगा, तो मतलब ज़्यादा डबल पैसे दूंगा। इस वजह से वो वहाँ पर रुक कर काम करने लगे। लेकिन जैसे ही माहौल ठीक हुआ, सारी सिचुएशंस नॉर्मल हुई, तो वहाँ पर वो वापस आ गए, जो पहले वाले थे आए तो
थे। अब उसको मालिक को दिखा कि मेरे पास तो और मज़दूर आ गए, तो इसलिए उसने फिर क्या किया, जो पहले पुराने मज़दूर थे उनको मना कर दिया था डबल देने से। तो 35% में उनको गांधी जी ने फिर राज़ी किया था कि 35% तो देखो तुम्हें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तो वही यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह गांधी जी ने ये तीन तरह के जो सत्याग्रह थे अलग अलग स्थानों पर चलाए, और इन्हीं सत्याग्रहों की वजह से गांधी जी जो थे एक पॉपुलर लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। नेक्स्ट है अलूरी सीताराम। अलूरी सीताराम का हमने स्टोरी पढ़ा था कि जो अलूरी सीताराम था वो कहता था कि मेरे अंदर कुछ शक्तियाँ हैं, जिसको राजू के नाम से जाना जाता था। आदिवासियों के अंदर जो आदिवासी थे उन लोगों के बीच में बड़ा ही फेमस था। ये कहता था मेरे अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, मेरे ऊपर गोली का भी असर नहीं होगा। और गांधी जी के बड़े ही मतलब भगत थे, एक तरह से वो मान सकते हैं, प्रशंसक थे। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, इसके बारे में बताना है कि कौन था और असहयोग आंदोलन में उसकी कौन सी गतिविधियां थी, उनका वर्णन करना है। तो अलूरी सीताराम राजू के नाम से विख्यात थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया। जो गुडेम आदिवासी लोग थे उनका नेतृत्व किया, और उनका दावा था कि उनके पास बहुत सी विशेष शक्तियाँ जिससे वह लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियाँ भी उन्हें मार नहीं सकती। राजू महात्मा गांधी के प्रशंसक थे। उन्होंने यह दावा किया कि भारत को अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि शारीरिक बल द्वारा स्वतंत्र किया जा सकता है। 1924 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, और वो अपने लोगों के बीच एक लोकनायक बन चुके थे उस टाइम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गरीब जो किसान थे उनकी क्या स्थिति थी, उनकी क्या सिचुएशन थी, ये हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो, गरीब किसान लगान में कमी चाहता था। हमने पढ़ा था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए थे कि लोगों ने उसको कैसे लिया था। गरीब किसानों के बारे में पढ़ा था, श्रमिक के बारे में पढ़ा था, उद्योगपतियों के बारे में, व्यापारी के बारे में पढ़ा था, जो पैसे वाले जमींदार थे, किसान थे, जो उत्तर प्रदेश का मतलब जाट वर्ग था, और हमने गुजरात का पट्टीदार वर्ग पढ़ा था। तो वो सारी जो सिचुएशन थी वो सारे हमने उसमें पढ़ा था। तो उसी में से एक टॉपिक उठा लिया। देखो, क्वेश्चन जो होता है वो कहीं से भी उठाया जा सकता है चैप्टर के अंदर। तो आप अगर पूरे चैप्टर को ध्यान से रीडिंग करते हो तो आप हर तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। अब यहाँ गरीब के बारे में पूछ लिया, किसान के बारे में हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्यापारी वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस तरह से देखता था, तो वो भी हो सकता है। और श्रमिक मजदूर के लिए भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। जमींदार और संपत्ति वाले जो किसान थे उनके लिए भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। हमें यहाँ सिर्फ गरीब किसान का बताना है। अब देखो, हमने गरीब किसान का पढ़ा था कि उनके पास एक दिक्कत तो क्या थी, लगान की। एक तो वो लगान नहीं चुका पा रहे थे। दूसरा, जिन जमींदारों से उन्होंने पट्टे पे ज़मीन ले रखी थी, मतलब ठेके पे ज़मीन ले रखी थी, उसका भी बहुत ज़्यादा, वो भी जो मतलब महामंदी की वजह से वो पैसा भी नहीं दे पा रहे थे। तो इतना बुरा हाल हो गया था, किराया चुका नहीं रहे थे, ऊपर से लगान भी चुकाना है, इतनी ज़्यादा मुसीबतें हो चुकी थी उनके ऊपर। तो इस वजह से उन्होंने जो वो लोग थे वो धनी किसान और ज़मींदारों से मतलब नाराज़ थे। और इस नाराज़गी का किसानों का साथ कांग्रेस ने भी नहीं दिया। क्यों? कांग्रेस को डर था कि अगर वो भाड़ा विरोधी आंदोलनों का समर्थन देने लगी तो जो जमींदार वर्ग है, जो जो पैसे वाले लोग हैं, वो उनका साथ नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो उनका हमेशा विरोध ही करती रही। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है हमारा। खिलाफत आंदोलन क्या था? यह असहयोग आंदोलन का अंग कैसे बना? अथवा खिलाफत या असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के कारण लिखिए। मीन्स वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो देखो, इसमें क्या है, हमने खिलाफत आंदोलन पढ़ा ही था कि जो मुस्लिम लोग थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया था, क्योंकि जो तुर्की के अंदर उनके खलीफा थे उनको गद्दी से हटा दिया गया था। इसकी वजह से फिर ये मतलब उनके जो मैसेंजर थे, उनके जो समर्थक थे, वो अलग अलग जगह पहुँचे और उन्होंने बताया कि हमारे खलीफा के साथ ऐसा कुछ मतलब बुरा व्यवहार कर दिया गया, गद्दी से उतार दिया गया, तुम हमारा साथ दो अंग्रेज़ों के खिलाफ़। तो ये ऐसा था, और इसका फ़ायदा महात्मा गांधी ने उठाकर हिंदू मुस्लिमों को एक करने की कोशिश में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। और जो अली बंधु थे, अली ब्रदर थे, उनका भी साथ दिया। तो इसकी थोड़ी जो डिटेल है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चलाया था।
तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम जगत का मुखिया स्वीकार किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक रूप से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों तथा मित्र राष्ट्रों से क्षुब्ध थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध थे। इसका कारण यह था कि अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान के साथ उचित व्यवहार नहीं किया था। मुसलमान यह नहीं चाहते थे कि तुर्की के सुल्तान के सम्मान को तनिक भी आँच न आए, मतलब तनिक भी आँच न आए, वो बिल्कुल भी उनके मतलब उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने देते। जैसे आजकल भी देखो, हम जिनको अपना गुरु मानते हैं या जिनको पूजते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम कभी भी मतलब कुछ नहीं सहन कर सकते, चाहे भले वो एक मूर्ति क्यों ना हो। मान लो किसी जो हमारा प्रिय है, अगर उसकी मूर्ति को भी कोई थोड़ा सा ठेस पहुँचाता है ना, तो देखो हम कितना बड़ा हो हल्ला कर देते हैं। तो यहाँ तो एक मतलब जीते जागते इंसान को गद्दी से उतार दिया गया था, तो विरोध तो होना ही था। अतः जब अंग्रेज़ों ने भारतीय मुसलमानों की आशा के विपरीत काम किए तो वे तुरंत संघर्ष की राह पर उतारू हो गए। मंच जो अंग्रेज़ थे वो मुसलमानों की आशा थी, उन्हें ये लगता था कि ये हमारा भला ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनका उल्टा बुरा होने लग गया था। फिर वो भी संघर्ष मतलब उनका विरोध करने लगे और 1916 में लखनऊ समझौते के कारण हिंदू तथा मुसलमानों में एकता की भावना का बीजारोपण भी हो चुका था। अतः 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन को भी इसका अंग बना लिया। ये था आपका 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th पर 1931 के कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या विशिष्ट योगदान थे। मतलब जो कराची के अंदर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें क्या विशिष्ट योगदान रहा है इनका। तो 1931 का देखो जो कराची अधिवेशन था, उसमें कराची अधिवेशन का प्रारंभ ऐसी परिस्थितियों में किया गया जब लोग क्रांतिकारी भावनाओं से ओतप्रोत थे। मतलब एक ऐसे वो जो 1931 का दौर था ना, वो ऐसा था कि हर कोई आज़ादी की धुन में मगन था, हर कोई चाहता था कि बस आज़ाद करवाना, भारत को किसी तरह करें। क्रांति की भावना जो थी वो पूरी मतलब कहते हैं ना कि ओवर हो चुकी थी, ओवर थी, सब में फुल थे सब क्रांति की भावना से। उन्होंने गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था, मतलब इस आंदोलन को उन्होंने स्थगित कर दिया, फेल मतलब वो कहते हैं बंद कर दिया था। और क्या उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया। कराची अधिवेशन इस समझौते का अनुमोदन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का अनुमोदन किया। मतलब वहाँ पर यही किया गया, मतलब ये बताया गया इस अधिवेशन में कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो स्थगित किया जा रहा है, और जो ये समझौता है उस अधिवेशन में इस समझौते का भी अनुमोदन किया गया। बताया गया कि ऐसा ऐसा एक समझौता होने वाला है इरविन और गांधी जी के बीच में। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लें और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करें। मतलब पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी नहीं गए थे, तो इसमें जाने के लिए कांग्रेस ने भी हाँ भर दी थी कि हाँ आप जाओ और हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व हेड बनकर जाओ। कांग्रेस ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वयंसेवकों पर अत्याचार न बढ़ाए और उन्हें रिहा कर दे। और इस अंग्रेज मतलब जो अंग्रेज़ थे उनसे ये भी आग्रह किया गया था कि जितने भी सविनय अवज्ञा के आंदोलन के मतलब जो सेवक थे उनको जेल में डाला गया था या पकड़ा हुआ है, तो उनको छोड़ दिया जाए और किसी तरह की कोई मतलब उनके ऊपर केस वगैरह ना किए जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी पर एक टिप्पणी लिखिए, अथवा क्या आप 1923 में स्वराजवादियों के विधानसभा में प्रवेश के निर्णय से सहमत हैं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। देखो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1922 में की गई थी। इसके जो प्रमुख नेता थे वे CR दास तथा मोतीलाल नेहरू, मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे। तो इस तरह से था ये मैटर। और आगे इसमें क्या था, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इसी उद्देश्य से इस पार्टी ने चुनावों में भाग लिया और अधिक से अधिक सीटें प्राप्त करके धारा सभाओं का जो काउंसिल होती थी उनमें प्रवेश कराया। मीन्स क्या किया, इनका मेन उद्देश्य ये था कि जो अंग्रेजी सरकार है, क्यों ना हम भी, इनकी भी उस टाइम सोच ये थी 1922-23 के आसपास, कांग्रेस पार्टी या लगा लो ये जो इंडियंस की मतलब जो क्रांतिकारी नेता, मतलब ये एक तरह से नरम दल वाले जिनको कहते हैं, नरम स्वभाव वाले नेता थे। इनकी सोच ये थी कि भारत में अंग्रेजी शासन करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारा शोषण हो रहा है वो ना किया जाए, और जो सरकार चल रही है उसमें हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इसी वजह से जो ये इलेक्शन थे, जो ये चुनाव थे, इनमें भाग लेने के लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिश की और कुछ सीटें जीती भी। उन्होंने 1919 में
उन्होंने 1919 के अधिनियम में परिवर्तन करके भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की। उन्होंने कहा कि तुम्हें परिवर्तन करना होगा अधिनियमों में, और ऐसा अधिनियम लाना होगा कि जो सरकार यहाँ बनेगी भारत में उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। मतलब कोई भी काम होता है, कोई भी रूल रेगुलेशन होता है तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से कुछ लागू कर दो, हमारे ऊपर थोपने वाला काम नहीं होना चाहिए, जवाबदेही वाला काम करना है। हम तुमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जैसे आज अगर कोई सरकार कोई भी गलत फैसला लेती है, आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप उससे जवाब ले सकते हो कि आपने ये क्यों किया, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो ये सरकार जो है ये जवाबदेही है, यही सिस्टम वो चाहते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक दमनकारी कानूनों के विरुद्ध प्रस्ताव पास किए। स्वराज दल ने प्रांतीय विधानसभाओं में कुछ काम किए। इस क्षेत्र में उन्होंने हस्तांतरित विभागों के मंत्री पदों को अस्वीकार कर दिया। मतलब जो विभाग बदल दिए गए थे, हस्तांतरित कर दिए गए थे, तो उन विभागों में भी उन विभागों को उन्होंने क्या कर लिया, अस्वीकार कर दिया। स्वराज्यवादियों के इन कार्यों को देखते हुए यह कहना गलत न होगा कि विधानसभाओं में इसका प्रवेश उचित ही था। मतलब अगर टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो उनकी जो ये सोच थी कि इलेक्शन में भाग लेकर हमें सरकार का हिस्सा बनना है, तो ये एक अच्छी सोच थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गए हमारे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। अब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर में क्या है, सबसे पहले है भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयासों का वर्णन कीजिए। मीन्स गांधी जी ने जैसे शुरुआत में भारत पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से सत्याग्रह वगैरह किया, या फिर इसमें ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ये सत्याग्रह महात्मा गांधी को भारत की राजनीतिक दशा समझाने में कहाँ तक सहायक हुए। या फिर दूसरा क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह तथा खेड़ा सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए। देखो दोनों तरह के क्वेश्चन जो होंगे उनमें हमें इन्हीं जो हमने पीछे शॉर्ट में पढ़ा था, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन गुजरात का, और अहमदाबाद वाला जो सूती कपड़ा मिल के लिए जो आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, उन्हीं को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। सेम वही आंसर रहेंगे लेकिन यहाँ हमें थोड़ी डिटेल ज़्यादा देनी होगी। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे गांधी जी के रिगार्डिंग, गांधी जी को जोड़ते हुए। इसमें ये बताया गया कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने देश का भ्रमण किया। मैंने कहा था ना कि वो मतलब देश के अंदर घूमते फिरते रहे, भारतीय जनता की दशा को समझा। फिर उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 के अंदर। उन्होंने संघर्ष की अपनी नई विधि के साथ प्रयोग भी करने आरंभ कर दिए। मतलब जो उनकी विधि थी ना सत्याग्रह की, बिना लड़ाई झगड़ा किए, तो वो जो उनका तरीका था, वो जो उनकी विधि थी, उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी थी। ये आरंभिक प्रयोग इस प्रकार थे। वो आरंभ में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग कैसे किया, पहले तो चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ये इसमें जो था, इसमें पूरी जो डिटेल गई है। सॉरी मैं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक एक कर गया। जो चंपारण आंदोलन था वो नील की खेती से रिलेटेड था, और जो खेड़ा वाला था वो अलग आंदोलन था। तो ये थोड़ी सी एक मिस्टेक होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चंपारण आंदोलन क्या है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग जो था वो बिहार के चंपारण में ज़िले में 1917 में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर नील की खेती करवाने का। तो देखो वही सारी जो डिटेल्स है नील की खेती से रिलेटेड है। यही मतलब मैंने आपको बताया था कि जो नील की खेती था, मामला क्या था, सिंपल सा था कि जो नील की खेती थी उसके ऊपर अंग्रेज़ बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन किसान चाहते थे कि ये खेती हम नहीं करेंगे। और क्योंकि इसकी वजह से क्या होता था, जो ज़मीन थी उसकी जो उर्वरता थी, फसल उगाने की क्षमता, जिसको उर्वरक क्षमता बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाती थी। और अंग्रेज़ कहते थे कि तुम्हें बहुत बड़े हिस्से पर जो है वो क्या करनी होगी, नील की खेती करनी होगी। तो इस वजह से वो इनका विरोध कर रहे थे। और इसी विरोध की जो कहानी थी वो गांधी जी तक पहुंची। गांधी जी ने उनका जो मतलब गांधी जी, ये सारे के सारे किसान जो है, इन्होंने रिक्वेस्ट की गांधी जी से कि तुम इतने अच्छे वकील हो तो तुम हमारा केस लड़ो, तुम्हें हमारी मदद करो। तो फिर वहाँ गांधी जी पहुँचे और उन्होंने उनकी समस्याओं का जो था अच्छे से समझा, अच्छे से देखा। फिर उन्होंने जो अधिकारी थे, अंग्रेज़ थे, उनके जो अधिकारी थे उनके जो साथी थे, उनको कहा कि तुम्हें चंपारण छोड़ना होगा, तुम्हें ये खेती वगैरह का जो काम तुम यहाँ करवा रहे हो ये नहीं चलेगा तुम्हारा यहाँ पर। और फिर वो जैसे उन्होंने एकदम से तो कौन मानेगा, नहीं माने, फिर उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह किया था। तो यही सारी इसके अंदर डिटेल्स दी गई है और ये उनको फिर जीत भी मिली थी।
वो वहाँ से छोड़कर चले गए थे। इस तरह से गांधी जी किसानों के बीच में एक हीरो बन गए थे। नेक्स्ट जो था वो अहमदाबाद में मज़दूरों की हड़ताल से रिलेटेड है। तो सन 1918 में जो था अहमदाबाद के मज़दूर और मिल मालिकों का विवाद था, जो मैंने आपको बताया था कि महामारी की वजह से मज़दूर जो थे वो बाहर चले गए थे। फिर जब वापस आए तो उन्होंने मतलब जो उनकी वो थी, मतलब जो तनख्वाह थी, वेतन था, उसमें वृद्धि चाहिए। 50% वृद्धि चाहते थे कि 50% देखो तनख्वाह जो हमारी वो बढ़ी रहनी चाहिए। लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, अब तो बहुत सारे मज़दूर वापस आ गए तो मैं नहीं बढ़ाऊँगा। इस वजह से वो हड़ताल पर चले गए और फिर गांधी जी ने उनका साथ दिया और उनको किसी तरह मिल मालिकों को और मज़दूरों को 35 पर दोनों पक्षों को राज़ी करके समझौता करवा दिया। लेकिन इसके लिए ऐसा ही नहीं हुआ, उन्हें अनशन करना पड़ा, कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा, तब जाकर ऐसा हुआ। फिर खेड़ा का जो सत्याग्रह आंदोलन था, वहाँ ऐसा हुआ। वहाँ क्या था कि जो फसल थी किसानों की, वो फसल बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी थी। अब फसल नहीं रहेगी, देखो जब ज़मींदार के पास या किसान के पास, तो वो लगान कहाँ से देगा। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो लगान पे अड़े हुए थे, तो उनका लगान माफ़ करवाने के लिए गांधी जी ने यहाँ पर खेड़ा जो है उसका गुजरात का, वहाँ पर आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन चलाया। और इसमें जो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी इनके साथ थे और भी कई युवा उनके साथ जुड़े हुए थे। तो ये था हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये जो दीर्घ लघु उत्तरात्मक होते हैं, इनमें थोड़ी हमें डिटेल ज़्यादा देनी होती है। लघु उत्तरात्मक जो शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं, उसमें हमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा वो नहीं देना होता, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट पूछा है ना उससे रिलेटेड लिखना होता है। लेकिन दीर्घ उत्तरात्मक में हमें थोड़ा सा पूरी डिटेल, मतलब ज़्यादा डिटेल लिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड खिलाफत आंदोलन के शुरू होने के क्या क्या कारण थे। तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में वो करवा चुका हूँ एक्सप्लेन। तो जब अब आप इसको अगर लेंथी, मतलब जैसे दीर्घ रूप में करोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था वो भी इसमें पूछा गया है कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसमें इसका क्या फ़ायदा हुआ, तो ये भी हम इसमें करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा देखो आप कर सकते हो। फिर भी अगर किसी को लगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन जो आपने एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ वैसे ही बताया है, तो वो अगर आप कहोगे तो मैं फिर उसके लिए एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब हमने चैप्टर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर क्वेश्चन आंसर मोस्टली तो मैं कर ही रहा हूँ। वो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ जहाँ लगता है कि ये हमने कर लिया है, अब थोड़ा सा दोबारा आ रहा है, तो उस वजह से यहाँ इनके जो राष्ट्रवादी नेता थे उसके समर्थक उतर आए थे। तो यहाँ खिलाफत आंदोलन के कुछ कारण दिए गए हैं, ये रीज़न दिए गए हैं, पीछे योगदान दिया गया है, किस तरह से उसका हमें बेनिफिट मिला, और यहाँ पर दिया गया हमें कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल टैक्ट क्या था। अंग्रेजों ने भारत में रोल टैक्ट के विरोध में हुए सत्याग्रह 1919 को दबाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। देखो रोल टैक्ट आपको अच्छे से पता है कि एक ऐसा, इसको काला कानून भी कहते हैं, कि एक ऐसा कानून पास किया गया, किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी ऑफिसर क्या कर सकते हैं, पुलिस वाले जो अंग्रेज़ों के, वो गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा कारण ये था, इसमें नियम ये था कि वो गिरफ्तार तो कर लिया, बिना मुकदमा चलाए, बिना कोर्ट में पेश किए उसको किसी भी जेल में लंबे टाइम तक डाल सकते हैं। तो ये सारे ऐसे इसमें प्रावधान किए गए। फिर रोल टैक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह हुए उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें क्या है, देखिए दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी भी रोल टैक्ट से आघात पहुंचा, मतलब उन्हें भी दुख हुआ इससे। फरवरी 1919 में उन्होंने सत्याग्रह की नींव रखी, जिसमें सदस्यों ने शपथ ली कि वे इस कानून का पालन नहीं करेंगे तथा गिरफ्तारी करेंगे और जेल जाएंगे। मतलब जेल भरो का आंदोलन एक तरह से शुरू हो गया था। वैसे ये लास्ट में जेल भरो आंदोलन लास्ट में भी शुरू हुआ था, आज़ादी के आसपास। तथा गिरफ्तारी करेंगे तथा जेल जाएंगे। अभी तक राष्ट्रवादी आंदोलनों तक ही सीमित था। मतलब जो राष्ट्रवादी आंदोलन था ना, वो सिर्फ थोड़े बहुत लिमिट उसकी थी, मतलब ज़्यादा फैला नहीं था। बड़ी बड़ी सभाएं होती थी तथा आंदोलन भी होते थे। सत्याग्रह ने तुरंत ही आंदोलन को एक नई नींव
एक नवीन परंतु उच्च सत्र प्रदान किया। अब राष्ट्रवादी कुछ करके दिखा सकते थे। 1919 में मार्च तथा अप्रैल महीने में भारत में एक राजनीतिक जागरण आया। लगभग पूरा देश ही एक नई शक्ति से ओतप्रोत होगा। मतलब सभी जगह हड़ताल वगैरह होगी, सभी जो कामगार थे वो जुलूस निकालने लगे, प्रदर्शन, सभी जगह पूरा मतलब ऐसा लग रहा था कि आज़ादी आ ही जाएगी। हिंदू मुसलमान एकता के नारे पूरे देश में गूंजने लगे। भारतीय जनता ने अब विदेशी शासन को सहन करने से तैयार नहीं थे। मतलब बिल्कुल ही ये कह रहे थे कि अब हम इस शासन को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। फिर इसमें जो सत्याग्रह चला था इसका दमन कैसे किया गया, ये इसमें बताया गया है। सरकार इस जन आंदोलन को कुचलना चाहती थी। मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली तथा अन्य नगरों में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बार बार लाठियां बरसाई गई, गोलियों का से प्रहार किया गया। गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को एक शक्तिशाली हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसका अनुसरण किया। मतलब पूरे जोश के साथ इसमें लगे रहे। फिर वो जो 13 अप्रैल 1919 को जो हमारा एक जो मतलब दमनकारी नीति कह सकते हैं, शांतिपूर्ण से ढंग से जो लोग विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग में, उनके ऊपर हमला कर दिया गया जनरल डायर के द्वारा। तो उस कांड में बहुत ही बुरा मतलब दमन कह सकते हैं। सैकड़ों लोग, स्त्री पुरुष, जो बच्चे हैं, किसी ने कुएं में कूद कर अपनी जान बचाने की सोची, लेकिन बचेगा कौन कुएं में, गोलियों के निशान कहते हैं आज भी है। इतना ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। तो इस तरह से इस सत्याग्रह को, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप पर विचार कीजिए। इसकी प्रगति का वर्णन करते हुए इसकी विफलता के कारण बताइए। मीन्स हमें यहाँ ये बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरीके से शुरू हुआ था, फिर किन कारणों की वजह से वो असफल भी रहा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। यह सत्य एवं अहिंसा पर आधारित एक विशाल जन आंदोलन था। इसे पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की दिशा में उठाया गया। पहला महत्वपूर्ण पग भी कहा जाता है, मतलब कदम भी कहा जाता है। इस आंदोलन के पक्षों का वर्णन इस प्रकार है। मतलब कारण क्या क्या थे। पहला कारण था 1928 में साइमन कमीशन जो था उसका विरोध, और उसमें जो लोगों के अंदर जो असंतोष था वो। दूसरा फैक्टर था सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। तीसरा, बारदोली के जो किसान थे वहाँ आंदोलन चलाया गया था। वो आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। मतलब बारदोली में जो आंदोलन चला था उसकी वजह से गांधी जी फिर और मतलब मोटिवेट हो गए और उन्होंने ये आंदोलन चलाने की सोची। फिर आंदोलन की प्रगति कैसे हुई, कैसे ये आंदोलन अपनी फील्ड में अच्छा बढ़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा आरंभ की, और यहाँ 6 अक्टूबर लिखा हुआ बेटा, जो एक मिस्टेक है, 6 अक्टूबर नहीं आएगा। आप इसमें जो 12 है 12 मार्च है। अब इसमें देख लीजिए आप 24 दिन हमें जोड़ने हैं, क्योंकि 24 दिन तो वो 6 अप्रैल के आसपास का जो समय है वो रहेगा। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के निकट समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने लगभग 2-3 अप्रैल का समय था, तो 2-3 अप्रैल यहाँ कर लेना। आप बुक में से देख लेना, कुछ डेट्स की मिस्टेक होंगी यहाँ पर। उन मिस्टेक्स को कैसे करेक्ट करोगे, आप बुक से मिलाओ। जो नोट्स में लिखा हुआ उस पर मत जाना। अगर कहीं डेट वगैरह आती है तो वो डेट्स बेटा आपकी बुक में है, बुक में जो डेट लिखी हुई ना वो मान्य होती है। तो बुक वाली डेट यहाँ पर आप 1-2 जगह है मिस्टेक, तो वो देख कर चेंज कर लेना। जैसे वो चंपारण आंदोलन है और जो वो 2 अन्य आंदोलन है खेड़ा वाले और अहमदाबाद, वहाँ की डेट्स भी थोड़ा सा ईयर जो है वो अच्छे से मैच कर लो। 1-2 जगह गड़बड़ मिल सकती है नोट्स के अंदर, क्योंकि नोट्स जो है वो तैयार करते हैं तो कई बार जो हेल्प बुक होती है उनसे तैयार किए जाते हैं। उन हेल्प बुक में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आ जाती है। इसमें कहते हैं 1930 को दांडी के निकट समुद्र तट पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाया और नमक कानून भंग कर दिया। सरकार ने गांधी जी सहित अनेक जो लोग थे उनको जेल में डालना शुरू कर दिया, परंतु आंदोलन की जो गति थी, जो स्पीड थी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गांधी जी तथा तत्काल वायसराय के बीच एक समझौता हुआ जिसको इवरिन समझौता कहते हैं। तब जाकर उनको रिहाई दी गई, लोगों को जो उसमें गिरफ्तार हुए थे, और गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। तब असफल होने के क्या कारण थे। पहला कारण, कुछ विद्वानों का विचार है कि इस आंदोलन ने जनमानस के जो जनमानस थे, मतलब जो जनता थी, उसके अंदर उमड़ते हुए संतोष का पूरा लाभ नहीं उठाया। मतलब देखो हमने ये भी पढ़ा था ना कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें सभी लोग बड़े बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस लेने के लिए हाँ कर दी ना गांधी जी ने, तब जाकर
इन लोगों का जोश जो था वो ठंडा हो गया, मतलब अच्छे से लोगों को जोड़ा नहीं गया। जैसे मजदूर वर्ग था, श्रमिक जिसको कह सकते हैं, और जो किसान लोग थे वो भी इससे थोड़े से दूर थे, दलित लोग भी कहीं ना कहीं दूर थे, मुस्लिम लोग भी दूर थे। तो ये जो दूरी थी ये लाभ इन्होंने नहीं उठा पाए अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस में कोई सामाजिक अथवा आर्थिक कार्यक्रम नहीं बनाया गया, मतलब कोई सामाजिक मतलब समाज को जोड़ने वाला, और ना कोई आर्थिक कार्यक्रम था वहाँ पर अच्छे से, मतलब जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। आंदोलन से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, ये हमने पढ़ा भी था। अब आंदोलन का महत्व क्या है, कुछ कमजोरियाँ थी मानते हैं, लेकिन इसका महत्व बड़ा रहा। अब महत्व क्या था, देखो विदेशी कपड़े का बहिष्कार के कारण जो था स्वदेशी कपड़े की डिमांड बढ़ गई, लोगों ने अपने यहाँ कारखाने शुरू कर लिए, शराब की दुकानें बंद हुई, सत्याग्रह के प्रचार से सरकार को मिलने वाली जो आय थी वो बंद हो गई, दारू वगैरह की जो मतलब शराब की दुकानों से मिलता था। ब्रिटिश साम्राज्य एक बार डगमगा गया, हिल गया था एक बार तो, फिर उसमें किसान मजदूरों तथा महिलाओं में इन सभी के अंदर जागृति आई थी। सत्याग्रहियों द्वारा सहन किए गए ब्रिटिश अत्याचारों से लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना दृढ़ हो गई। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन आंसर दीर्घ उत्तरात्मक। अब आपके सिर्फ अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर रहते हैं, जिसमें से मैं 20 आपको पहले दे चुका था एक दिन मेमोराइज़ करने के लिए, और जो 20 या 21 होंगे शायद, या 19 हो सकते हैं, तो वो आप अपने आप मेमोराइज़ करेंगे। देखो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया, पूरे क्वेश्चन आंसर हर तरह से एक्सप्लेन हो गए। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आप अपने बेस पे कर सकते हो, इसमें कोई आपको खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल ही छोटे छोटे वर्डिंग में आंसर है इनका। तो ये सब आप कर सकते हो। ये बेटा आपके जो हैं लगभग 38 क्वेश्चन आंसर है, तो ये 38 आप कंप्लीट जो है अच्छे से करें। अब आप इनको पूरे चैप्टर को आपने रीडिंग तो कर ली होगी, नहीं की हो तो देखो अभी भी टाइम है, इसको अच्छे से रीड करो। और अभी देखो ये मत सोचो कि जब एग्ज़ाम होंगे फिर हम कभी रिवीजन कर लेंगे, नहीं, जो काम अभी है उसको अभी फिक्स कर लो। और अब तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है ना, तो स्कूल की टेंशन है कि है इस टीचर का भी होमवर्क, इस टीचर का ये, मतलब नहीं, आराम से वर्क करो, बिल्कुल कूल माइंड रख के और अच्छे से करो। थोड़ा जो हिस्ट्री वगैरह जो कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे बेटा लिख कर ज़रूर देखो। ये मत सोचो कि स्कूल में नहीं जा रहे, होमवर्क टेस्ट ये चेक नहीं होता, नहीं, आप अपने बेस पे राइटिंग का वर्क जरूर करो। आप 5 क्वेश्चन मेमोराइज़ करते हो तो 5 में से 3 या 2 तो बेटा ज़रूर राइट करके देखो, तो आपको ये लंबे टाइम तक मेमोराइज़ हो पाएंगे। तभी जो हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, मतलब जो ऐसी इतना मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं, हमको तभी लगेगा कि हाँ, जब आप स्कूल में आओगे और अगर आप में कुछ लगेगा कि हाँ इनकी तैयारी है अभी भी, तो हमें लगेगा कि हाँ जो हमने मेहनत की है उसका हमें ये रिज़ल्ट मिला है, तो हमें भी थोड़ी खुशी अच्छी होगी। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर जो आपको कंप्लीट करवा दिया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।